जय हिंद। आज मैं आप लोगों को यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स का पूरी तरह से क्वेश्चन का एनालिसिस करवा रहा हूँ, लेकिन पूरी तरीके से शॉर्ट तरीके से करवा रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे कई वीडियो उपलब्ध है जहाँ पे पूरी डिटेल तरीका से 2.5 घंटा का वीडियो बना के उपलब्ध कराए गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी कम समय में तक रिवाइज किया जा सके, ताकि कई पीसीएस जैसे बीपीएससी है, यूपीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, तो इसमें सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स से आ जाता है। देखिए, ये सेट बी का क्वेश्चन है और टोटल इसमें 200 मार्क्स का पूछा गया था, मतलब 100 क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 नंबर का होता है। और ये अब मैं आप लोगों को मैं उल्टे तरीक़ा से उसको गिनवा रहा हूँ। पहले 100 से ही शुरू करते हैं और फिर 1 तक जाएंगे, ठीक है। इसमें देख रहा है कि भारत के डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख, इसमें केवल 2 और 3 सही है कि गहरे समुद्री खोज हेतु 3 लोगों को ले जाने के लिए मत्स्य 6000 मतलब 6000 को डिजाइन किया गया है, सही बात है। इस मिशन के अंतर्गत समुद्रयान एक परियोजना है, ये भी सही बात है। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसका क्या सही, 1 और 2 सही है कि इसका उद्देश्य 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट की क्षमता वाली मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है, सही बात है। इसके क्रियान्वयन के अंतर्गत संपूर्ण भारत के शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान R&D के में 4 विषयगत थीमेटिक केंद्रों की स्थापना करना समर्थित है, ये भी सही शामिल है। 97 नंबर देखिए क्या करा है कि 98 नंबर देखिए करा है कि जीनोम इंडिया परियोजना के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट होता है एक तो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। करा है कि एक तो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो कि वर्ल्ड स्तर पे है, एक तो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो कि भारत सरकार के द्वारा है। तो ये किसकी बात करें अभी देखते हैं कि 2-3 सही है, मतलब कि यह परियोजना भारत सरकार के डीबीटी के माध्यम से वित्त पोषित है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। तीसरा आंसर है कि इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय जनसंख्या की आनुवांशिक विविधता को सूची तैयार करना है, ये भी सही बात है। अब देखिए इसमें क्या करा है कि ड्रोन झुंडों मतलब स्वार्म ड्रोन जिसको कहा जाता है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो बी नंबर 2 और 3 सही है। कह रहा है कि स्वार्म ड्रोन में सम्मिलित कोई ड्रोन झुंड के अन्य ड्रोनों के साथ संचार कर सकता है, ये बात सही है। तीसरा क्या है कि ड्रोन झुंड के हमले को रोकने के लिए जीपीएस स्पूफिंग सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक है, मतलब एक दूसरे को इंटीग्रेटेड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये नंबर गलत है। कह रहा है कि ये वे कमांड केंद्र के साथ संचार के लिए टेराहर्ट्ज बैंड फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करता है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये उसका जो ऑप्शन है ये वाला गलत है, तो 2-3 इसका सही हो गया। देखिए इसके बाद क्या करें कि 96 नंबर क्या है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी संस्थाओं की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, 1 और 2 आंसर है इसका। क्या कराए, निजी संस्था के बारे में कराए। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस एक स्वायत्त अभिकरण है जिसकी स्थापना निजी संस्थाओं की भागीदारी को सुकर बनाने के लिए की गई। सुकर मतलब आसान होता है, ये बात सही है। दूसरा क्या है कि अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व में पहली बार 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का उपयोग करके उड़ान फ्लाइट का परीक्षण किया, ये बात भी सही है। तीसरा है कि स्काईरूट एयरस्पेस ने जीएसएलवी के लिए तरल ईंधन को विकसित किया है, सही, ये बात गलत है। देखिए इसमें जो रेड कलर का जो सही का चिन्ह लगा हुआ है ये प्रश्न का आंसर है, तो इसलिए आप लोग रेड कलर को जिसको देखते हैं वो उसका आंसर होगा, तो आप इससे अपना अनुमान लगा सकते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्या क्या सही है, 2 और 3 सही है कि नवीकरणीय ऊर्जा से जनित विद्युत का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, सही बात है। तीसरा क्या है कि इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है कि भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक वार्षिक ग्रीन गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी लाना है, ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो ये दोनों 2 और 3 सही है। ये क्या, पहला नंबर क्या है कि यह मतलब डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन है जो प्राकृतिक गैस के पुनरुत्पादन द्वारा प्राप्त होती हैं जिसमें कार्बन अभिग्रहण और संचयन भी सम्मिलित है, ये बात गलत है, ठीक है, डीकार्बोनाइज्ड नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए 93 नंबर क्या है, 93 नंबर का है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कौन सा कथन 1 और 2 सही क्या है कि स्टेल्थ वस्तुओं में अति लघु रडार अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब क्रॉस सेक्शन होता है और उन्हें रडार अवशोषक पदार्थ से विलोपित किया जाता है। मतलब स्टेल्थ टेक्निक का मतलब होता है कि जो रडार के पकड़ में नहीं आता है, इस प्रकार के टेक्निक का उपयोग किया जाता है एयरक्राफ्ट में। तो इसी टेक्निक को विशेष रूप से जो वॉर क्राफ्ट होता है ना, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
दूसरा नंबर क्या है कि विशिष्ट आवृत्तियों का प्रयोग करके स्टेल्थ वस्तुओं का पता लगाया जाता है, ये बात भी सही है, ठीक है, 1 और 2 सही है। तीसरा क्या है कि स्टेल्थ वस्तुओं को मेटा पदार्थों से विलोपित किया जाता है ताकि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के प्रक्रिया में वृद्धि कर सके, ये बात गलत है, क्योंकि जो स्टेल्थ टेक्निक होता है ना, तो वो रेडिएशन जो आता है रडार से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके कारण से रडार को पता नहीं चलता है कि मेरा रेडिएशन वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसके कारण से इससे छुप जाता है। 94 नंबर क्या है कि आधुनिक विमानों में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक बॉक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें कौन से 2 और 3 सही है कि वे ब्लैक बॉक्स, देखिए नाम उसका ब्लैक बॉक्स है लेकिन वास्तव में ब्लैक बॉक्स नहीं होता है, मतलब कलर उसका नारंगी कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है। ये पूछता भी कितना एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, क्या है कि वे कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डेटा दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, ये बात सही है। उनके मेमोरी यूनिट के निर्माण में या तो जंगरोधी स्टील या टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है, सही बात है, ये दोनों मजबूती के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें 96 नंबर क्या है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी संस्थाओं की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कौन सा सही है, तो 1 और 2 सही है। क्या है कि इन स्पेस एक स्वायत्त एजेंसी है जिसकी स्थापना निजी संस्थाओं की भागीदारी को सुकर बनाने के लिए की गई थी, सही बात, सुकर का मतलब आसान बनाने के लिए की गई थी। इसके बाद है कि अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व में पहली बार 3D प्रिंटेड रॉकेट का इंजन का सफल उपयोग किया है, तो ये बात भी सही है। इसके बाद क्या है, ये तो हो गया है, ये देखिए इसमें क्या कर रहा है कि भारत में NBFC मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए तो इसमें क्या 1 और 4 सही है। ये क्या है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, ये बात सही है। चौथा नंबर क्या है कि जमा लेने वाली नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां के जमाकर्ताओं के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्येक गारंटी बीमा मतलब DICGC की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये दोनों सही बात है। तो देखिए 90 नंबर क्या है कि MPI मतलब बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करें, 1 और 2 सही है, मतलब MPI का परिकलन अल-कीरे फोस्टर पद्धति से किया जाता है, सही बात है। यह नीति आयोग द्वारा परिकलन के लिए किया जाने वाला MPI के कुल 12 संकेतक है, ये भी सही बात है। अब क्या करें इसमें, देखिए इसमें ये नंबर देखिए 91 क्या करें कि जेनेटिक चिकित्सा मतलब जेनेटिक मेडिसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 1 और 2 सही है। क्या है कि आनुवांशिक चिकित्सा रोग के लिए उत्तरदायी खराब जीन को सही करता है और उसकी कमी को पूरा करता है, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि निर्मित विषाणुओं मतलब इंजीनियर्ड मतलब जो इंजीनियरिंग करके जो वायरस तैयार किया जाता है लैब में, तो निर्मित विषाणुओं और लिपिड नैनोकण का प्रयोग जेनेटिक चिकित्सा के वाहक के रूप में किया था, ये बात सही है, ठीक है। 92 नंबर क्या है कि यंत्र अधिगम मतलब मशीन लर्निंग में प्रयुक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये कौन सा कथन 1 और 2 सही है कि LLM निकटस्थ संभावित शब्दों के लिए प्रायिकताएं निर्दिष्ट करते हैं और तत्पश्चात सर्वोच्च प्रायिकता वाले शब्द को चुनते हैं, सही बात है। LLM पूर्वानुमान संबंधी त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए गणितीय इष्टतमीकरण के माध्यम से डेटा का संसाधन करते हैं, ये बात भी सही है। इसके बाद देखिए इसमें क्या कर रहा है 87 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विविध समूह निधियन क्राउड फंडिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? क्राउड फंडिंग के बारे में कर रहे हैं। इसमें क्या है 1 और 2 क्या करें, दोनों सही है। कह रहे किसी विशिष्ट परियोजना के लिए किसी वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से अनेक निवेशकों से निधि छोटी मात्रा के लिए अनुरोध करना विविध समूह विधियन है। मतलब क्राउड फंडिंग का मतलब होता है भीड़ द्वारा फंडिंग करना, तो छोटे समूह से कंपनी आग्रह करते हैं कोई निवेश करने के लिए, तो उसको क्राउड फंडिंग कहा जाता है। अब क्या है कि MSME कठोर प्रक्रियाओं से गुजरे बिना पूंजी की निम्न लागत पर निधियां जुटाने में समर्थ है, ये बात भी सही है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, 85 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्लभ मृदा तत्व मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन 1 और 3 से क्या है कि AI रोबोटिक्स और अंतरिक्ष अन्वेषण सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचारों में दुर्लभ मृदा तत्वों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ये बात सही है। 3 क्या है कि भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने हेतु वर्ष 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन मतलब नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरुआत किया है, सही बात है। ये शुरू किया है 2026-27 के बजट में हाल ही में शुरू किया गया है। 2026-27 के बजट में इसे शामिल किया गया है, लेकिन मिशन उससे पहले ही शुरू कर दिया गया था, ठीक है। अब 2026-27 के बजट में इसे देख भी सकते हैं। इसके बाद क्या है 86 नंबर क्वेश्चन है कि विमानन क्षेत्र में बीमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें क्या है 1 और 2 दोनों सही है। क्या है कि विमानन हल बीमा मतलब एविएशन हल इंश्योरेंस के अंतर्गत भौतिक वायुयान के साथ ही उसके मुख्य भाग
इंजन और वायुयान पर विद्यमान उपकरण समाविष्ट होते हैं, सही बात है। वर्ष 1999 में भारत सहित 130 से अधिक राष्ट्रों द्वारा अंगीकार किए गए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अधीन एयरलाइनों प्रत्येक मृतक यात्री के परिवार निमित्ती को उस परिवार के द्वारा दोष सिद्ध करने की आवश्यकता के बिना ही क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। ये बात भी सही है। अब क्या है, क्वेश्चन है 87 नंबर हो गया। 88 नंबर क्या है क्वेश्चन, 88 नंबर कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति किन पंक्तियों में से दिए गए सभी विवरण को सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें क्या क्या सुमेलित है, इसमें केवल 2 और 4 सुमेलित है, ठीक है, 2 और 4 सुमेलित। 2 क्या कर रहा है कि एलसी गुप्ता समिति किससे संबंधित है, तो एलसी गुप्ता समिति जो है ना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से इसके बाद गठित हुआ था। ये भारत में व्युत्पन्नी मतलब डेरिवेटिव व्यापार आरंभ करने के लिए रूपरेखा तैयार करना इसका काम था। और चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर सही है, तो चौथा नंबर क्या है, YH मालेगाम समिति ने क्या किया था, तो भारत में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में सुधार लाने के लिए उसका गठित किया गया था और ये रूपरेखा तैयार किया और ये RBI द्वारा इसका गठन करवाया गया था। इसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क पहल के मूल उद्देश्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो क्या है कि सभी नेटवर्कों के बीच अंतर संचालनीयता को समर्थ बनाकर बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रभुत्व को समाप्त करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। 80 नंबर क्या है कि इंटीग्रेटेड भुगतान मतलब UPI जिसको कहा जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और CBDC मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी मतलब जिसको डिजिटल रुपया भी कहा जाता है आधुनिक समय में, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं कह रहा है उसमें, तो सही नहीं, देखिए सही पहले क्या है वो देख लेते हैं। सही क्या है, तो UPI एक तत्काल मतलब रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, किंतु डिजिटल रुपया राष्ट्रीय सॉवरेन कागजी मुद्रा के सदृश है, सही बात है, वैल्यू उसका सेम है। दूसरा सही क्या है, देखिए बी नंबर भी सही, बी नंबर सही है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार ये वाला सही नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी होगा आंसर, लेकिन हम सही क्या क्या हो रहा है आप दूसरे जगह पे भी इसको यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम बता रहे हैं। क्या करें, बी नंबर की UPI के मामलों में धन को जैसे ही नाम डाला जाता है या जमा किया जाता है अंतिम उपयोगकर्ता के लिए निपटान तत्काल हो जाता है, किंतु डिजिटल करेंसी के मामले में निपटान नहीं हो पाता है क्योंकि वॉलेट शेष का अन्य वॉलेट में अंतरण हो जाता है, सही बात है। सी नंबर क्या है कि UPI लेन देनों को बैंक द्वारा अभिलिखित रिकॉर्ड किया जाता है और उन्हें बैंक विवरणों में दर्शाया जाता है, किंतु डिजिटल रुपये के मामले में बैंक विवरणी में कोई डेटा दर्ज नहीं किया जाता है क्योंकि लेन देन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होता है, ये बात भी सही है। देखिए इसमें कह रहा है नहीं सही है, तो नहीं, डी नंबर नहीं सही है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्या करें कि दोनों मामलों में UPI और डिजिटल करेंसी में यूजर और उनके संबंधित बैंकों में देयता होती है, ये बात गलत है, ठीक है। अब 81 नंबर क्या है कि रियल वर्ल्ड एसेट्स टोकनाइजेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही कह रहा है, तो 1 2 तीनों सही है। क्या है, टोकनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए रियल वर्ल्ड एसेट्स को डिजिटल टोकन में बदला जाता है, सही बात है। रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन 24/7 पहुंच प्रदान करता है जिससे वित्तीय समावेशन का समर्थन होता है, सही बात है। रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन भारत में लोगों को उच्च समृद्धि निवेश के अवसर तक पहुंच प्रदान करता है, ये बात भी सही है। अब क्या करेंगे, 82 क्या है, तो एक बॉन्ड जिसके आगम का उपयोग केवल पर्यावरणीय और सामाजिक परियोजनाओं दोनों के एक संयोजन के वित्त पोषण अथवा पुनर्वित्त पोषण के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड कहा जाता है। देखिए कहीं भी चीज़ जो हमेशा कंटिन्यूटी से रिलेटेड हो और एनवायरनमेंट के अनुकूल हो और उसमें सोशल इफेक्ट को भी यदि जोड़ा गया हो तो उसको हमेशा ध्यान रखेगा, मतलब 99% के मामला में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्षेत्र है। तो चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो या सस्टेनेबल बॉन्ड हो या सस्टेनेबल ग्रोथ हो, तो वो सस्टेनेबल से लेकिन जुड़ेगा, ठीक है। अब 83 नंबर क्या है कि MSME के वित्त पोषण में M1 एक्सचेंज की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही की बात करें तो केवल 2 सही है। क्या है, तो M1 एक्सचेंज MSME के लिए इनवॉइसों और विनिमय पत्र मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बट्टा काटने को सुकर बनाते हैं, मतलब आसान बनाते हैं, ये बात सही है। 84 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के संदर्भ में निजी निवेश के बहिर्गमन का प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है। क्या है, निजी निवेश के बहिर्गमन के प्रभाव मतलब क्राउडिंग आउट इफेक्ट का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर आंसर है कि एक ऐसी स्थिति जहां सरकारी और उधार के परिणाम स्वरूप ब्याज दरें उच्च हो जाती हैं जिससे निजी निवेश घट जाता है, उसको कहते हैं क्राउड आउट इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब क्या 74 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि भारत के स्वदेशी नवीन उच्च रिजोल्यूशन मौसम मॉडल भारत पूर्वानुमान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो केवल एक सही क्या है, उसका उद्देश्य पंचायत समूह के स्तर पर पूर्वानुमान सृजित करना है, ये उसका उद्देश्य है। ठीक है, क्या 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 कर रहा है, मतलब न्यू हाई रिजोल्यूशन मौसम मॉडल की बात कर रहा है। तो ये पंचायत स्तर के मतलब इसकी कैपेसिटी इतना होगा, इसकी कैपेसिटी इतना हाई होगा कि पंचायत स्तर पे भी मौसम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसे आपके ब्लॉक में वर्षा होगी कब, जैसे एक तो अभी जारी किया जाता है कि बिहार में वर्षा होगी कि नहीं होगी, लेकिन इस मॉडल के अनुसार से ये भी बताया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट में होगी कि नहीं होगी। बिहार में भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद इतना हाई है कि ये बताएगा कि आपके ब्लॉक में होगा कि नहीं होगा, और इतना हाई है ये कि आपके पंचायत में, दूसरे पंचायत में होगा कि नहीं होगा, आपके बगल के पंचायत में होगा कि नहीं होगा, तो उस स्तर तक की ये कैलकुलेशन कर सकता है। तो इसीलिए उसे न्यू हाई रिजोल्यूशन मौसम मॉडल कहा जाता है। ठीक है, अब क्या देखिए 75 नंबर क्या है कि फिल्म बुंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बुंग फिल्म जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट के घटना पर आधारित है। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है, तो 1 2 तीनों सही है। हाल ही में इस फिल्म ने बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार जीता है। ठीक है, इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया, ये भी सही बात है। बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली यह पहली भारतीय फिल्म है, यह भी सही बात है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, इसमें देखिए 76 नंबर क्या कर रहे हैं, 76 नंबर क्या है, 76 नंबर है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन सा कथन सही है? इसमें 1 2 4 सही है। क्या है 1 2 4? डेटाबेस में भंडारित अभिलेख परावर्तन के जोखिम के बिना संबंधित हितधारकों को दृष्टिगोचर करवाए जा सकते हैं, सही बात है। संपूर्ण डेटाबेस की प्रतियों को बहुत सारे कंप्यूटरों के एक नेटवर्क पर भंडारित किया जाता है, जिनका तुल्यांकन मतलब सिंक सेकंड के भीतर होता है, सही बात है। 4 नंबर क्या है कि गणितीय एल्गोरिदम एक बार अभिलिखित किए गए और स्वीकार किए जा चुके किसी भी डेटा का परिवर्तन या विलोपन को असंभव बना देते हैं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो हो जाए, अभी जो क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, तो उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बात किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों में हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो डिजिटल करेंसी की बात हो रही है तो उसमें हो रहा है। विशेष रूप से देखिए, जैसे आप कोई यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो आप यूपीआई पेमेंट करते हैं फ़ोन पे के माध्यम से, वहाँ पे आप चाहिएगा कि उसका हिस्ट्री हम उड़ा दें, तो ये पैसा, ये हिस्ट्री नहीं उड़ पाता है। तो वहाँ पे डिजिटल जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, उसी का उपयोग हुआ रहता है। इसका मतलब हो गया कि जहाँ पे आप कोई भी चीज़ यूज करेंगे तो वहाँ पे आप उसको हटा नहीं सकते हैं। जैसे कोई लड़का मोबाइल में कुछ देखता है गूगल पे या कोई कहीं पे जाके, तो उसको वो हटा नहीं पाएगा कभी भी, जैसे उड़ा देता है कोई चीज़। तो ये उसका भी, ये इसका सकारात्मक पक्ष भी होगा और नकारात्मक पक्ष भी होगा, लेकिन ये सेफ्टी की दृष्टि से ज़्यादा, मतलब ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अब देखिए 77 क्या है कि एक ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल जहां विक्रेता के पास कीमत निर्धारण पर नियंत्रण तो है, किंतु विक्रेता उत्पादों का स्टॉक आपूर्तिकर्ता को ग्राहक के ऑर्डर और लदान संबंधी विवरण भेजता है, जो आगे सीधे ग्राहक को सामान भेज देता है। इस मॉडल को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहा जाता है। ठीक है, मतलब उसके पास आया और सीधे दूसरे के पास भेज देता है, तो उसको कहता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहा जाता है। ठीक है, 78 नंबर क्या है, ये इस क्वेश्चन को बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस जैसे एग्जामों में, पीसीएस जैसे एग्जामों में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो एकदम सटीक क्वेश्चन लग रहा है। देखिए इसमें क्या करें 78 में, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक के 3 मुख्य उप सूचकांकों को सटीक से दर्शाता है? ठीक है, आरबीआई के वित्तीय मतलब एफआई इंडेक्स के 3 मुख्य उप सूचकांक को सटीक रूप से दर्शाता है। तो इसमें क्या है, पहुंच है, उपयोग है और गुणवत्ता। 3 ठो चीज उसका मेन स्तंभ है, पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। ठीक है, एक्सेस, यूटिलिटी एंड क्वालिटी। अब 70वीं देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बीआईएस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बम निरोधक प्रणाली के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय मानक प्रवर्तित किया है। इस प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए कौन सा कथन सही है, इसमें क्या है कि 1 और 2 सही है। क्या है कि नए मानक को IS 1944/2025 के रूप में जाना जाता है, सही बात है। इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच उपकरण की अंतर संचालनीयता मतलब इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट में सुधार होगा। ये क्या है, ये दोनों बातें सही है। इसके बाद क्या कर रहे हैं 71 नंबर की, देखिए 71 नंबर क्या है कि एक्स का जन्म यूके में हुआ,
उन्हें 2025 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जब इस पुरस्कार की घोषणा की गई तब वे एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। एक्स का नाम पहचानिए। तो इसका नाम था जॉन क्लार्क। एक्स का नाम ये मतलब थोड़ा मैथ का प्रयोग कर दिया गया है, मतलब ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि कौन व्यक्ति है, लेकिन मैथ का थोड़ा यूपीएससी में कुछ इनोवेशन होता रहता है यूपीएससी के क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पे एक्स का यूज किया गया है। अब क्या कर रहा है 72 नंबर की ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्या कर रहा है 1 और 2 सही है कि इन टूर्नामेंटों का एक साझा शासन ढांचा है जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों के बीच साझेदारी स्थापित करता है। देखिए टेनिस टूर्नामेंट का 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें कौन कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विम्बलडन ओपन है और यूएसए ओपन है। तो ये चारों ओपन सामान्यतः हाई मॉडल है क्वेश्चन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसमें से कोई ना कोई एक पूछ ही लेता है खिलाड़ी के बारे में कि उसका किसको मिला ये अवार्ड। अब 73 क्या है कि भारत में सेमीकंडक्टर संयंत्रों और उनके अवस्थानों के निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, देखिए सही सुमेलित कौन है उसको याद कर लिए। क्या करा है कि सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, रेन सॉस इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्ट मैक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की साझेदारी में, तो ये हुआ गुजरात में। क्या है कि टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है, तो असम में। सिक्सेस प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है, उड़ीसा में। देखिए तो इसमें सही नहीं है, नहीं कौन सा है, तो HCL फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर इंडिया चिप लिमिटेड कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, तो ये यहाँ पे नहीं है। उसको आप लोग पता करके और हमको कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पे है। 67 क्या है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन संस्थानों का एक मंच निरंतर नाम है। निरंतर का फुल फॉर्म क्या है, तो परिवर्तन, अनुकूलन और लचीलेपन के निर्माण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, इसका पूरा नाम है। के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ये सही पूछ रहे हैं तो हम सही वाला बताएंगे। तो ये केवल 1 और 3 सही है। क्या है 1 और 3, तो इस मंच के अधीन पारिस्थितिकी तंत्र सर्वेक्षण और विश्लेषण एक कार्यक्षेत्र है जिसका अग्रणी संस्थान भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता है। सही बात है। 3 क्या है कि इस मंच के अधीन क्षमता विकास सहायता एक कार्यक्षेत्र है जिसका अग्रणी संस्थान भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल है। ये बात भी सही है। अब क्या है इसमें अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि जनवरी 2026 में क्या कर रहे हैं, जनवरी 2026 में जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर ने भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जनवरी 2026 में जर्मनी के चांसलर अभी फ्रेडरिक मर्ज हैं, तो वो भारत में आया था। तो उस कह रहा है कि दोनों के बीच भारत और उसके बीच में जो साझेदारी हुआ तो उसमें से कौन सा सही नहीं है। पहले इसमें देख लीजिए कि सही कौन कौन सा है। देखिए 1 और 4 तो सही नहीं है, लेकिन सही क्या है, तो 2 और 3 सही है। क्या है, हॉकी इंडिया और जर्मन हॉकी फेडरेशन के बीच युवा हॉकी के विकास पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, ये सही बात है। तीसरा क्या है कि भारत प्रशांत क्षेत्र पर द्विपक्षीय संवाद तंत्र की स्थापना हुई है, ये बात भी सही है। अब आंसर उसका कौन सा होगा, तो आंसर होगा 1 और 4 आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। क्या है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, ये गलत बात है। चौथा मान क्या है कि लखनऊ में जर्मनी के मानद कॉमर्शियल दूतावास का उद्घाटन किया गया है, ये भी गलत बात है। इसलिए गलत पूछा है तो गलत है, उसका आंसर होगा बी नंबर होगा। अब क्या है कि ध्रुव 64 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। ये क्वेश्चन भी सटीक लग रहा है, ये बीपीएससी या फिर यूपीपीएससीएस या किसी भी पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, दोनों सही है। कह रहा है कि यह DIRV कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित तृतीय चिप है जिसका समग्र उद्देश्य भारत के लिए मैक्रो प्रोसेसरों के निर्माण को समर्थन बनाना है, सही बात है। दूसरा क्या है कि यह भारत का प्रथम घरेलू 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर, ये बात भी सही है। ठीक है, अब 64 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो क्या करा है कि कौन से कथन सही है, तो बी नंबर सही है। देखिए क्या है कि संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार RGS मतलब राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमता विकसित करना है, ये बात भी सही है। सही है ये बात, ये दोनों गलत है कि इसके क्रियान्वयन मतलब देख लीजिएगा उसको। अब क्या कर रहा है कि 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत सटीक क्वेश्चन लग रहा है और ये भी किसी PCS एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश EU के मेंबर नहीं, EU के मतलब यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं कौन सा है। देखिए तो इसमें जर्मनी और पोलैंड जो है ना EU के मेंबर है, जबकि स्विट्जरलैंड और बेलारूस तो है ही नहीं क्योंकि रूस के बगल में है और रूस के प्रभाव में भी है।
स्विट्जरलैंड भी नहीं है, स्विट्जरलैंड जो है ना EFTA का मेंबर है। EFTA का मतलब होता है जैसे जो कि इसमें 4-5 देश आते हैं जैसे EFTA में, जैसे भारत और EFTA के मध्य भारत और 4 देशों के बीच में EFTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड। जैसे इसमें स्विट्जरलैंड है, लिचेस्टिन है, नॉर्वे है और एक और देश है, उसमें देख लीजिएगा आप, मतलब फिनलैंड है उसमें, एक और देश में फिनलैंड है। तो ये चारों देश मिला हुआ है। तो स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन से अलग देश है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताइए। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि क्या सही है। ए का 4 आंसर है। इसमें क्या है कि सिल्वर नोटिस का मतलब क्या होता है कि सिल्वर नोटिस का मतलब होता है कि क्राइम संपत्तियों की पहचान करना और उनका पता लगाना। क्या देख, जो क्राइम वाला संपत्ति होता है उसका पहचान करना और उसका पता लगाना क्या है, सिल्वर नोटिस है। बी का 1 नंबर क्या है कि ब्लू नोटिस क्या होता है, अज्ञात सबों के बारे में जानकारी मांगना, ये ब्लू नोटिस है, ठीक है। सिल्वर नोटिस का मतलब हो गया कि अपराध करके जो धन एकत्रित किया जाता है उसको पता लगाने के लिए सिल्वर नोटिस। ब्लू नोटिस का मतलब हो गया कि जो अज्ञात सब है, कोई रास्ते पर मर जाता है या लावारिस जिसको कहा जाता है, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। अब ब्लैक नोटिस क्या होता है, सी का 1 नंबर है। सी का क्या है, सी का 1 नंबर ब्लैक, सॉरी देखिए इसमें बी का 2 है। बी का मतलब ये होगा, ब्लू नोटिस का मतलब होगा किसी आपराधिक अन्वेषण के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान अथवा गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना है। और ग्रीन नोटिस का मतलब ये है, ग्रीन नोटिस का मतलब है कि अज्ञात सबों के बारे में जानकारी मांगना। सॉरी, सी का 1 नंबर है। ब्लैक नोटिस का मतलब क्या है, ब्लैक नोटिस का मतलब है कि अज्ञात समूह के बारे में जानकारी मांगना है। और ग्रीन नोटिस का मतलब क्या है, ग्रीन नोटिस का मतलब डी के क्या है, डी के 3 नंबर है। किसी ऐसे व्यक्ति के आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देना जहां उस व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है। क्या है, ग्रीन नोटिस दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को कि जैसे कोई सार्वजनिक स्थल पे उसको जाने से प्रतिबंधित किया जाता है, या मतलब वो जाएगा तो वहाँ पे भीड़ हो जाएगा या मारपीट शुरू हो जाएगा, तो इससे व्यक्ति को ग्रीन नोटिस के माध्यम से रोका जाता है। देखिए एक बार कंफर्म कर लीजिए क्योंकि इसमें हम थोड़ा घचपच कर दिए हैं। ठीक है, सिल्वर नोटिस का मतलब क्या हो गया कि आपराधिक संपत्तियों की पहचान करना और उसका पता लगाना, सही बात है। ब्लू नोटिस का मतलब क्या होगा, बी का 2 है, किसी आपराधिक अन्वेषण के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान अथवा गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी पर एकत्र करना, सही बात है। ब्लैक नोटिस का मतलब क्या है, ये ब्लैक नोटिस का मतलब है अज्ञात सबों के बारे में जानकारी मांगना। और डी का क्या है, डी का 3, ठीक है। ब्लैक नोटिस मतलब मृतक के लिए हो गया। और ग्रीन नोटिस का मतलब क्या हो गया, किसी ऐसे व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देना जहां उस व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर, निम्नलिखित UN एजेंसियों पर विचार कीजिए। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुका है। तो ए नंबर, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ना वो उसको 2 बार मिल चुका है। कब कब मिला है ये आप लोग सर्च मार के, याद है तो याद करके उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए ताकि हम भी देख सके कि आप लोग सुनते भी हैं कि उसको सक्रिय एक्टिव भी हैं उसको याद करने में। 61 क्या है, 61 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। देखिए इसमें क्या है, 1 के 3 क्या है कि UN का शांति स्थापना अभियान कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 2003 से 2018 के बीच में। UN का शांति अभियान है ये सभी जो है ना, ये पूरा मतलब ये ABCD चारों UN का शांति अभियान है, लेकिन कौन कब शुरू हुआ था ये बात है। तो UNMIL अभियान हुआ था 2003 से 2018 में। इसके बाद बी का क्या है, बी का 1 नंबर है, मतलब MINURC कैट अभियान शुरू हुआ था कब, 2007 से 2010 में। सी का है 4 नंबर, मतलब MINUSAT 7 मतलब MINU-7 अभियान कब शुरू हुआ था, 2004 से 17 में। और अनमिसेट अभियान मतलब UN का है, अनमिसेट अभियान शुरू हुआ था 2003 से 2018 के बीच में। इसका पूरा डिटेल भी पता होगा तो आप लोग गूगल पे इसको सर्च मार सकते हैं। इसके बाद 62 नंबर क्या है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के प्रयोग के बारे में बताइए। देखिए इसमें क्या है, देखिए 1 4 है क्या, बिम्स्टेक केंद्र की स्थापना स्थान, बिम्स्टेक केंद्र की स्थापना के बारे में करा है।
देखिए 1 का 4 नंबर है क्या है कि बिम्स्टेक सांस्कृतिक उद्योग केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ है? बिम्स्टेक सांस्कृतिक उद्योग पर 56 साल मतलब ऑब्जर्वेटरी केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ है? तो हुआ थिम्पू में। थिम्पू किसकी राजधानी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू में हुआ है, ठीक है। बी का दूसरा क्या है? बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तब याद कर लीजिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे आ सकता है किसी एग्जाम में। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है, ठीक है। सी नंबर क्या है? एक मतलब मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक सेंटर कहाँ पे है? तो मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक सेंटर नोएडा में है। डी नंबर क्या है? तो डी नंबर है तीसरा है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर कहाँ पे है? तो कोलंबो में। कोलंबो कहाँ पे है? तो कोलंबो है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो कहा जाता है। अब तो श्री जयवर्धन पूरे कोट्टे हो गए हैं, तो लेकिन पहले कोलंबो था, तो ये श्रीलंका में इतना ध्यान रखेगा। देखिए सही से याद कर लीजिए। बिम्स्टेक सांस्कृतिक उद्योग पर 56 साल मतलब ऑब्जर्वेटरी सेंटर कहाँ पे है? तो यह भूटान की राजधानी थिम्पू में। चौथा नंबर बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र है बेंगलुरु में। बी का क्या है? बी का 2 नंबर, ठीक है। मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक सेंटर कहाँ पे है? तो मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक सेंटर कहाँ पे है? तो यह है नोएडा में है। नोएडा यूपी में पड़ता है। और इसके बाद क्या है? बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर कहाँ पे है? तो कोलंबो श्रीलंका में। ओके 63 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं की बात कर रहे हैं। देखिए तो भारतीय सेना की कोर और मुख्यालय की बात मैं कर रहा है। देखिए 3 कोर जो है ना, ये कहाँ पे? दीमापुर में, ठीक है। 4 कोर है तेजपुर में। 14 कोर जो है ना 14th कोर है लेह में। और 33 कोर श्रीनगर में नहीं है। ये दूसरे जगह पे है, उसको पता करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब क्या है कि 56 नंबर क्या करें कि 56 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संपर्क या कनेक्टिविटी परियोजनाएं भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच सहयोग का एक भाग है? आसियान क्या है आप लोग जानते होइएगा। आसियान है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। पहले इसमें 10 देश शामिल था। 1967 में ये शुरुआत हुआ था। और इसमें अब पूर्वी तिमोर लिस्ते हाल ही में जुड़ा है, तो अब टोटल 11 मेंबर शामिल हो गया है आसियान में। तो क्या है कि इसमें 2 प्रोजेक्ट है भारत के साथ में। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो कि म्यांमार से होकर गुजरता है। और दूसरा है IMT ट्राइलेटरल हाईवे है, जो कि भारत, म्यांमार और थाईलैंड 3 देश इसमें शामिल हैं। अब क्या करें कि 57 नंबर क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। देखिए तो इसमें कह रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन देश में है, भारत से सहायता प्राप्त परियोजना है और कौन देश में है। ठीक है, तो मंगदेछू परियोजना जो है ना भूटान में है। नाम में से मंगदेछू इस टाइप का जो नाम रहता है ना, तो ये भूटान में ही रहता है। बी का दूसरा कि स्टोर पैलेस का जीर्णोद्धार। स्टोर पैलेस है कहाँ? तब बी का क्या है? स्टोर, देखिए क्या है? मंगदेछू परियोजना भूटान में है। स्टोर पैलेस कहाँ पे है? तो यह अफगानिस्तान में, ठीक है। अब है सी के चौथा है कि डिक ओया का जिला हॉस्पिटल कहाँ पे है? तो श्रीलंका में। और इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज कहाँ पे है? तो मालदीव में। देखिए सही से फिर से देख लीजिए। मंगदेछू बिजली परियोजना मतलब मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो भूटान में। स्टोर पैलेस कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान में। डिक ओया का जिला हॉस्पिटल कहाँ पे है? तो श्रीलंका में। और इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट कहाँ पे है? तो मालदीव में है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि रक्षा हार्डवेयर की निम्नलिखित मदों में से किसका विनिर्माण भारत में किया जाता है? तो 1 और 2 का कि Su-30M क्या है? लड़ाकू विमान जो कि रूस से मंगाया गया है। ये है इसमें शामिल। रक्षा हार्डवेयर की निम्नलिखित मदों में किनका मैन्युफैक्चरिंग भारत में भी किया जाता है? तो भारत में क्या जाता है किसका? तो Su-30Mi क्या किया जाता है। और T-19 जो कि भारत का स्वदेशी टैंक, भारत का अपना टैंक है, तो इसका भी होता है भारत में मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। 59 नंबर क्या है कि बहुपक्षीय सहयोग मंचों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुपक्षीय सहयोग मंच, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सही है कि अबू धाबी संवाद को इंग्लिश में डायलॉग कहा जाता है। तो अबू धाबी डायलॉग संविदा श्रमिकों के आवागमन पर क्षेत्रीय सहयोग को सुगम मतलब आसान बनाने के लिए श्रमिकों के मूल स्थान और गंतव्य स्थान से जुड़े एशियाई देशों के मध्य एक स्वैच्छिक गैर बाध्यकारी परामर्शदात्री प्रक्रिया है। सही बात है। और क्या है? तीसरा नंबर क्या है कि एक पूर्व UN महासचिव के प्रस्ताव के अनुसार शीत प्रवासन और विकास के लिए वैश्विक मंच एक स्वैच्छिक मंच है जिसके निर्णय बाध्यकारी स्वरूप के नहीं है। ये बात भी सही है। देखिए 53 क्या है? हो गया, हाँ ये दोनों हो गए हैं। 53 नंबर देखिए, भारत सरकार के अधीन संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आप लोग इसको उस समय भी याद कर सकते हैं जब आपको, मतलब ऐसे भी देख सकते हैं जब आपको नहीं अच्छा लगता रहा होता पढ़ते वक्त में, उस समय आप लोगों को याद कर सकते हैं। किसी गर्लफ्रेंड से बात करने से बेहतर है कि ये इसको पढ़ लग दें। दोनों से बात करना जरूरी है, लेकिन इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीक़ा से और बहुत हेल्प करेगा, विशेष रूप से PCS के एग्ज़ाम में। 53 क्या करा है कि भारत सरकार के अधीन संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में दिए गए विवरण से सही सम्मिलित कौन सा है, तो केवल एक है। तो इन 3 ठो दिया हुआ है संगठन का नाम, लेकिन कौन सही है, पूरा का पूरा संगठन है, उसका कार्य क्या है और नियंत्रण कौन करता है उसको। तो देखिए CEIB है, मतलब क्या है, तो केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, मतलब सेंट्रल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और इसका कार्य क्या होता है, तो विविध विधि प्रवर्तन अभिकरणों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है, और इसको होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये है, तो ये सही है। इसके बाद क्या है, इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का भारत ने अनुसमर्थन नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का भारत ने अनुसमर्थन नहीं किया है। देखिए इसमें क्या है, इसका आंसर UPSC द्वारा भी स्पष्ट नहीं किया गया था, इसलिए हम भी उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि गलत आंसर देना उचित नहीं है किसी प्रकार से। अब देखिए इसमें क्या है कि नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 में हुआ था, 16 से 21 फरवरी के बीच में। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो क्या है विचार, केवल 3 कौन सा सही है, तो केवल 3 के AI प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणा का प्रतिपादन 7 चक्रों, मतलब 7 स्तंभों पर केंद्रित था, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहुंच, विज्ञान के लिए AI तथा सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI सम्मिलित है। सही बात है। अब क्या है 49 नंबर क्या है कि भारत की संसद की SC और ST के कल्याण संबंधी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन कि इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो D कोई भी कथन सही नहीं है इसमें, तो इतना कथन दिया हुआ है इसमें तो कोई भी कथन सही नहीं है। इसमें कथन है क्या कि यद्यपि इस समिति के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित किया जाता है, तथापि राज्यसभा के सभापति द्वारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कर, राज्यसभा के सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति थोड़ी करता है, उसका तो राष्ट्रपति जी करते हैं उसकी नियुक्ति। तो पहला तो ऐसे ही गलती हो गया। दूसरा क्या है कि राज्यसभा द्वारा 20 सदस्यों और लोकसभा द्वारा 10 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, ये भी गलत बात है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य मंत्री इस समिति के सदस्य होने का पात्र नहीं, ये बात भी गलत है। राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करता है वो व्यक्ति उसके मेंबर होते हैं। करें कि सदस्यों को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की नियत अवधि के लिए पदावधि किए जाते हैं, ये बात भी उचित नहीं है। इसको देखना पड़ेगा एक बार, इसका मतलब 3 वर्ष है इसका कार्यकाल, एक बार नियुक्ति के बाद उसको देख लीजिएगा, देखिएगा उसको और कमेंट करके बताइएगा कि कितना वर्ष है। 50 नंबर क्या है कि 50 नंबर क्या करे क्वेश्चन कि भारत के मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। सुदर्शन चक्र मिशन क्या है, तो केवल एक सही है कि इसका उद्देश्य भारत की एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा और हवाई आक्रमण क्षमताओं में वृद्धि करना है। ठीक है, ये सुदर्शन चक्र मिशन जो है ना 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा। ये विशेष रूप से एयर डिफेंस सिस्टम है एक प्रकार का, जैसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, गोल्डन डोम है, हाँ गोल्डन डोम है, आयरन डोम है, सॉरी, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम है। अमेरिका गोल्डन डोम बना रहा है, ताइवान गोल्डन उसको टी डोम बना रहा है ताइवान। इसी प्रकार से भारत का सुदर्शन चक्र है, जो कि एयर डिफेंस, मतलब बॉर्डर इलाकों में या किसी प्रकार के जो मिसाइल घुसपैठ होगा युद्ध के समय में, तो उसको रोकने के लिए बनाया जा रहा है। ड्रोन, मिसाइल, सभी चीज़ को रोकने में सक्षम होगा पूरी तरीक़ा से। इसके बाद क्या है कि 51 क्या है कि भारत को पड़ोसी देशों से जोड़ने वाले नदी सेतुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। भारत को जोड़ने वाले पड़ोसी देशों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 दोनों सही है कि फेनी नदी पर निर्मित मैत्री सेतु भारत के रामगढ़ को बांग्लादेश के सबरूम से जोड़ता है। ठीक है, तो मैत्री सेतु है, कई मैत्री प्रोजेक्ट है नाम से, जैसे रेल भी मैत्री था पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो सेतु मतलब पुल भी बनाया गया है मैत्री सेतु भारत के रामगढ़ और बांग्लादेश के सबरूम के बीच में। दूसरा क्या है कि झोला घाट का सेतु, झोला सेतु मतलब सस्पेंशन ब्रिज भारत को म्यांमार से जोड़ता है, ये भी सही बात है। अब क्या है 52 नंबर क्या है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको 2023 में लाया गया था, के अधीन जारी प्रथम सूचना रिपोर्ट 0 FIR के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 0 FIR के बारे में बात करता है, केवल 2 सही है। किसी पुलिस स्टेशन जहां 0 FIR दर्ज की गई है, वहां के प्रभारी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्राथमिक अन्वेषण आरंभ कर सकता है, ये बात सही बात है। मतलब आप कहीं पे भी आपके साथ कोई घटना हो गया तो आप वहीं पे अपना FIR, आपको अपना पुलिस स्टेशन में आने की ज़रूरत नहीं है,
आप जैसे बिहार के व्यक्ति हैं, यूपी में हैं, तो वहीं पे FIR दर्ज करा सकते हैं, फिर यूपी का पुलिस बिहार अपना ये मामला ट्रांसफ़र कर देगा। ये उसकी बात हो रहा है। 46 नंबर क्या है कि भारत में दिव्यांगजनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है दिव्यांगजनों के संबंध में। तो ये क्या है उसका आंसर, तो केवल 2 सही है कि राष्ट्रीय क्या है कि सुगम भारत अभियान 3 प्रमुख क्षेत्रों यथा निर्मित बुनियादी ढांचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं IT में मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दिव्यांगजनों की सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने पर केंद्रित है। क्या कौन सा है, तो सुगम भारत अभियान विशेष रूप से दिव्यांगजनों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और IT सेक्टर में उसको पहुंच किस प्रकार से उसको पहुंच मिल सके, इसके लिए चलाया गया है। ओके, अब क्या है कि 47 नंबर क्या है कि भारत में SC और ST से संबंधित उपबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। क्या है कि भारत में SC ST से संबंधित क्या है, तो कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 2 कथन सही है जिनमें कथन 2 सम्मिलित हैं। 2 कथन सम्मिलित है इसमें से, टोटल में 2 ये कथन सही है, तो इसमें गिनना पड़ेगा, जिसमें संख्या नहीं बताया गया कौन कौन सही है, लेकिन 2 सही है। 2 क्या है, तो भारत की कुछ जनजातियाँ कतिपय इनकम पर इनकम टैक्स के भुगतान से छूट का दावा करने के हकदार हैं। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है कि भारत के कुछ ST समुदाय हैं जो अपने इनकम पर इनकम टैक्स छूट का हकदार हैं। अब इसके बाद क्या है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये बात गलत है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है ना, ये 6ठी अनुसूची में शामिल है। तो इसका मतलब सही कौन सा हो जाएगा, दूसरा में तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 इसका सही आंसर है। क्या है, भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायत में सीटों के आरक्षण का बंद है, ये बात सही है। हॉरिजेंटल आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब क्या 48 नंबर क्या है कि भारत की संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या केवल एक कथन सही है इसमें, अब केवल एक कथन कर रहा है, लेकिन कौन सा कथन है ये पढ़ के पता करेंगे। क्या है कि अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिन पर कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। ये कह रहा है कि अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिन पर कोई सदस्य अतारांकित मौखिक उत्तर चाहता है। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिन पर कोई सदस्य लिखित उत्तर चाहता है। किसी अतारांकित प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। कौन से कथन सही है, तो देखिए जो तारांकित प्रश्न होता है ना, तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिन पर कोई सदस्य लिखित उत्तर चाहता है तारांकित प्रश्न में। अब 43 नंबर देखिए, 43 नंबर क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको देखिए, ये ऑप्शन करके दिया हुआ है, इसको देखिए पढ़ते हैं फिर भी। श्रुति एक्स एक मध्यम स्तरीय सिविल सेवा अधिकारी हैं। ये ऐसे किसी एग्जाम में PCS टाइप के एग्जाम में तो ये कभी भी आ ही नहीं सकता है। ये फंसाने के लिए दिया गया है, मतलब टाइम बर्बाद करने के लिए दिया गया है, ताकि स्टूडेंट इसमें उलझा रहे। इस टाइप के क्वेश्चन से लोग बचना ही चाहते हैं, एग्जाम को भी इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ देते एक बार। क्योंकि श्रुति एक्स एक मध्यम स्तरीय सिविल सेवा अधिकारी हैं जो एक प्रमुख नगर के शहरी विकास विभाग में कार्यरत हैं। हाल ही में वे एक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना नए सामुदायिक उद्यान हेतु संविदा की अनुमोदन प्रक्रिया में सम्मिलित थी। अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान उन्हें एक गोपनीय सूचना प्राप्त होती है, जिसमें इसका उल्लेख है कि चयनित सूची में सम्मिलित एक संविदाकारी के अन्य नगरों में घटिया कार्यशैली और भ्रष्टाचार के आरोपों का पूर्ववृत्त चल रहा है। यद्यपि विधि द्वारा कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है, विभागाध्यक्ष श्री वाई उन्हें इस सूचना को परियोजना समिति अथवा जनता के समक्ष प्रकट न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे परियोजना में विलंब हो सकता है और नगर की प्रतिष्ठा को हानि हो सकते हैं। हालांकि श्रुति एक्स का मानना है कि ऐसे सूचना को रोकना पारदर्शिता और ज्ञान और जनता के विश्वास से समझौते करना होगा। तो इसमें से कह रहा है कि इसमें क्या स्टेप्स लिया जा सकता है श्रुति एक्स के द्वारा, तो केवल 3। कुछ समय के लिए जनता से इस सूचना को गोपनीय रखते हुए किसी निरीक्षण समिति को एक समिति प्रकटीकरण प्रस्तावित करना चाहिए। कह रहा है कि इस प्रकार की जो करप्शन की घटना होती है तो सीधे सीधे जनता के समक्ष नहीं प्रकट करना चाहिए, पहले समिति बना के उसका जांच करवा लेना चाहिए पूरी तरह से, जब स्पष्ट हो जाए उसके बाद ही उसको कुछ आगे का स्टेप्स लेना चाहिए। अब क्या कर रहा है कि 44 नंबर क्या है कि एक्स भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 13 में यथा उपबंधित विधि शब्द के अर्थ पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा था। एक्स ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में विधि शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है, इसमें अध्यादेश, आदेश तथा नियम और विनियमन भी शामिल हैं। वाई ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द
एक होता है संविधान होता है, संविधान जो कि संविधान सभा द्वारा लिखा गया था, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, संशोधन कर सकता है लेकिन उस मूल संविधान को बदल नहीं सकता है। अब क्या होता है कि मूल संविधान के अंतर्गत संसद कानून बनाता है, जिसको विधि भी कहते हैं, तो लॉ उसको बनाता है। अब लॉ के अंतर्गत क्या होता है कि रेगुलेशन बनाया जाता है, जिसको हिंदी में विनियमन कहते हैं, ठीक है। तो रेगुलेशन बनाया जाता है। तो इसके माध्यम से क्या हो जाता है, जैसे क्षेत्र, जैसे जिला स्तर पर जो डीएम कोई नियम रेगुलेशन बनाता है सरकार, फिर नियम इसके अंदर में फिर नियम बनाया जाता है। ये नियम क्या करते हैं कि कोई काम ग्राउंड जीरो पे कैसे होगा, ग्राउंड जीरो का मतलब जो जमीनी स्तर पे कार्य हो रहा है ना, वो वहाँ पे कार्य कैसे होगा, इसलिए नियम बनाया जाता है। तो सभी अलग अलग है, संविधान अलग है, मतलब इसी के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन संविधान है, फिर कानून है, फिर रेगुलेशन है, फिर नियम है, रूल है। जिसको विनियम का मतलब हो गया रेगुलेशन, और नियम का मतलब इंग्लिश होता है रूल, ठीक है। तो इसलिए चारों स्टेप हैं किसी भी सॉरी इसके लिए आप लोगों को, क्योंकि इसको रोक पाना असंभव है, अनैच्छिक क्रिया है, मेडुला ओब्लागेंटा द्वारा संचालित होता है, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं। अब क्या कर रहा है इसमें, वाई ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा भी सम्मिलित है, जिससे एक्स सहमत नहीं था। तो इसको कौन सा सही है, तो केवल वाई का विचार सही है। वाई का विचार क्या है, तो वाई का विचार था, वाई ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाले रूढ़ि या प्रथा भी सम्मिलित है। तो ये उसका कहना था, लेकिन इससे एक्स सहमत नहीं था। तो अलग बात है सहमत नहीं हो, लेकिन वाई का कथन सही है, तो सही है। अब क्या 45 क्या है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, कोई भी कथन सही नहीं है इसमें। क्या क्या है, तो भारत के संविधान में क्या है, कौन सा कथन सही है, तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं। क्या है कि भारत के संविधान में कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो यह भी निर्दिष्ट करता हो कि भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से भारत का संविधान कहा जाता। अच्छा, सही बात है, भारत के संविधान को भारत के संविधान कहा जाएगा, इसके संबंध में तो सही में कोई इससे आर्टिकल नहीं है। दूसरा है कि भारत के संविधान में कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो यह निर्दिष्ट करता हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरसित किया गया है, मतलब दोनों को हटाया गया है, नष्ट किया गया है, इससे संबंधित कोई भी एक्ट नहीं है। तीसरा है कि भारत के संविधान में कोई भी अनुच्छेद नहीं है जिसमें भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में 26 जनवरी 1950 का उल्लेख करता हूँ। सही बात है, ये भी सही बात है। गलत बात है ये, देखिए ये बात प्रस्तावना में शामिल है कि किस दिन से लागू भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जिसमें भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में 26 जनवरी 1950 का उल्लेख करता हो। देखिए ये बात भी क्या है, ये बात भी क्या है, तो सही नहीं है। संविधान लागू होने के बारे में व्याख्या करता है संविधान, और इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तो ये बात इसमें शामिल है, तो इसलिए ये गलती हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन सब है, उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये किसी पीसीएस एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम पढ़ देते हैं। देखिए क्या है, श्री एक्स एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो किसी विश्वमारी के दौरान एक निर्णायक टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने पाया कि टीके के वितरण के लिए उत्तरदायी एक निजी सेवा प्रदाता लाभ अर्जित करने के लिए गुणवत्ता से समझौता कर रहा है। निहित स्वार्थ के कारण इस मामले को निपटाने हेतु अत्यधिक दबाव होने के बावजूद अपने जीविका के विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के दौरान सीखे गए लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने इस मामले को समुचित सतर्कता प्राधिकारी को प्रतिवेदित किया और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उस संवेदना को रोक दिया। तो क्या करा कि श्री एक्स की कार्रवाई से लोक प्रशासन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन से सर्वाधिक प्रभावी रूप से प्रदर्शित होता है। तो ये उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना होते हैं ना, कि हम अपने अंडर में किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं होने देंगे, यही यहाँ पे झलक रहा है इस प्रशासन में, प्रशासनिक ऑफिसर में। 42 क्या है कि एक बहुजातीय जिले में जहाँ आर्थिक प्रतिस्पर्धा और ऐतिहासिक शिकायतों के परिणाम स्वरूप प्रायः सामुदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ एक जनजातीय उपग्राम के निकट एक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा केंद्र के रूप में भूमि आवंटित करने संबंधी एक सरकारी निर्णय से एक चिंगारी निकली और जनजातीय समुदायों का विरोध भड़क उठा, जिसमें दावा किया गया कि यह भूमि उनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण है। उसी समय शहरी निवासी और स्थानीय उद्योग समूह एक उपयुक्त निपटान स्थल के न होने के कारण उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की गंभीर चुनौतियों और स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं। यह संघर्ष सड़क अवरोध, सोशल मीडिया अभियानों और पुलिस के अतिरेक के आरोपों के चलते तीव्र हो गया।
एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी के रूप में आपको मध्यस्थता के माध्यम से इस स्थिति का समाधान करने एवं पर्यावरण आवश्यकताओं, जनजाति के अधिकारों और शहरी जनस्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाते हुए एक संधारणीय परिणाम सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। उपयुक्त में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए कौन सा कथन सही है, तो 1, 3, 4 स्टेप्स आपको लेने होंगे, मतलब 4 चीज़ सही है। क्या है? तकनीकी विकल्पों पर चर्चा करने से पहले विरोध करने वाले जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक चिंताओं को स्वीकार करने के साथ ही एक सफल संघर्ष समाधान प्रक्रिया अवश्य प्रारंभ की जानी चाहिए। तीसरा नंबर क्या है कि पारस्परिक समझ विकसित करने और तनाव को कम करने में सहायता के लिए राजनीति, जनजातीय नेताओं, पर्यावरण विशेषज्ञों और नगर पालिका के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक बहुहितधारक संवाद मंच का गठन करना चाहिए। ये भी सही बात है। चौथा क्या है कि साक्ष्य आधारित निर्णय को सुकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन मतलब ऐसा को संचालित करना और आप प्राप्त निष्कर्ष को दोनों पक्षों के साथ पारदर्शी रूप से साझा करना। देखिए ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया गया है। मतलब ये देखता है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि जैसे आप कोई 2 टीमों में, कोई 2 जनजातीय समुदाय या कहीं भी जो 2 गुटों में, जैसे हिंदू मुस्लिम गुट है या कोई भी धार्मिक संप्रदाय है या कोई किसी प्रकार के गुट हो सकता है, पर्यावरण का विरोधी या पर्यावरण के समर्थक, जैसे अभी डॉग लवर में और डॉग को नसबंदी किया जाना चाहिए, इन दोनों के बीच में झड़प इस बीच में हुआ था। और जनजातीय समुदाय के बीच में बार बार इस प्रकार की घटनाएं होते रहता है, क्योंकि जनजातीय समुदाय का बार बार आरोप लगाता है कि मेरा ज़मीन हड़पा जा रहा है उद्योग समूह के द्वारा। तो इस दृष्टि से आप निर्णय लेने के लिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि जनजातीय समुदाय को नकार दिया जाए या किसी भी समुदाय को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए प्रशासन के द्वारा। तो यदि किसी का भी आवाज़ उठाया जा रहा है तो उसे संवेदनशील तरीके से सुनने का प्रयास किया जाना चाहिए और पूरे ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर कि मतलब इसमें क्या हानि हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, किस समुदाय को क्या हानि हो सकता है, किसको क्या लाभ हो सकता है, ये दोनों के समक्ष रख देना चाहिए। तो यदि अच्छी बात होगी तो दोनों समुदाय सामान्यतः मान जाते हैं और इसी प्रकार के एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जाता है सिविल सर्वेंट्स को। 36 क्या है कि ये क्वेश्चन देखिए किसी पीसीएस एग्जाम में निश्चित रूप से पूछेगा। 36 क्या है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारकों का योगदान रहा? तो 1, 2, 4 का। एक क्या है कि बोस महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में विफल रहे, सही बात है, क्योंकि दोनों के बीच में तनाव हो गया था। दूसरा क्या है कि कांग्रेसी वामपंथियों में एकता नहीं थी और वे बोस को समर्थन देने में विफल रहे, ये भी सही बात है। चौथा क्या है कि एम.एन. राय के समर्थक और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं में बोस को समर्थन देने की अपेक्षा कांग्रेस की एकता को वरीयता दी उस समय। मतलब उस समय गांधी जी ने स्वयं कहा था कि मेरी हार हो गई है। पट्टाभी सीतारामैया को उन्होंने अपने तरफ से बनाया था उम्मीदवार, तो वो हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो गांधी जी ने उसे अपने ऊपर ले लिया, इस कारण से कि कांग्रेस में कहीं टूट ना हो जाए, इसीलिए एम.एन. राय और जयप्रकाश जैसे नेताओं ने गांधी जी का फिर बाद में समर्थन किया और पद छोड़ दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी बाद में। फिर उसके बाद 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे उसके अध्यक्ष। अब क्या है जिसको त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी संकट के नाम से भी उसको जाना जाता है। और 37 क्या है कि 1856 में अवध के समामेलन मतलब एनेक्सेशन के तत्काल बाद अवध में ब्रिटिश नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ये नंबर क्या है? 2, 3 कौन सा कथन से? 2, 3 से कि तालुकादारों को बाहरी व्यक्ति मानते हुए 1856 में संक्षिप्त राजस्व बंदोबस्त किया गया था, सही बात है। ब्रिटिश तालुकादारों को हटाकर कृषकों से सीधे राजस्व लेने में विश्वास करते थे। तालुकादार मतलब ये विशेष रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था में था कि इसमें तालुकादार बीच मीडिएटर को हटाकर सीधे कृषक से एग्रीमेंट किया गया था लगान वसूली के लिए। अब क्या 38 नंबर क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों की उत्पत्ति 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के मूल स्वरूप में निहित थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त अभिकथन का समर्थन करता है? देखिए ये ऊपर में अभिकथन दिया गया, उसका कौन समर्थन करता है? ये तीनों नीचे वाला। तो 1, 2, तीनों समर्थन करता है। क्या है कि इन सुधारों ने पृथक निर्वाचक मंडलों के सिद्धांत को बनाए रखा और विस्तृत किया, सही बात है। पृथक निर्वाचक मंडलों का उद्देश्य सशक्त होते भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना था, ये बात भी सही है। वंचित वर्ग पृथक निर्वाचक मंडलों में अंतर्निहित हितों के लिए एकजुट हुए थे, ये बात भी सही है। 39 नंबर क्या देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है किसी पीसीएस में, एकदम सटीक लग रहा है कि कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर? तो ये जयपुर अंतरौली घराना का प्रतिनिधित्व करते हैं। जयपुर राजस्थान में है,
जयपुर में अतरौली घराना का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन मंसूर। 40 क्या है कि क्षेत्र पत्नी मतलब मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड, क्षेत्र पत्नी भी हो सकता है। शब्द निम्नलिखित में किस ग्रंथ से उद्धत है? ये अथर्ववेद में। क्षेत्र पत्नी मतलब एक व्यक्ति, एक महिला रहती थी और बड़े बड़े आदमी सब वहाँ पे जाकर अपना समय बिता सकते हैं, उसको क्षेत्र पत्नी कहा जाता है। जैसे कि बिहार में आम्रपाली के नाम आपने सुना होगा, आम्रपाली जो कि भगवान बुद्ध के समय में था, तो वहाँ भी जैसे बड़े बड़े राजा सब उसके यहाँ जाके अपना रात बिता सकते थे, तो इसी को क्षेत्र पत्नी कहा जाता है। या फिर जैसे वैशाली की नगर वधू के रूप में जाना जाता था इसको, आम्रपाली को नगर वधू, वधू मतलब होता है पत्नी या बहू होता है, तो जैसे नगर वधू मतलब पूरा शहर के ये है, तो वहाँ पे कोई भी, तो ये छोटे छोटे आदमी के लिए नहीं होते थे बल्कि बड़े बड़े आदमियों के लिए ये सब होते थे। 31 क्या है कि निम्नलिखित अभिकथन में विचार कीजिए कि अत्यंत न्यूनतम मतलब प्लीस्टोसिन एज में या तो यमुना कभी सिंधु में प्रवाहित होती थी या फिर सतलुज यमुना में प्रवाहित होती थी, तथा इनमें से किसी एक की प्रमुख सहायक नदी या तो गंगा में, सिंधु में अथवा इसके विपरीत स्थानांतरित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त अभिकथन के आधार हैं? तो केवल 3 सही है कि सिंधु और गंगा दोनों नदी प्रणालियों में डॉल्फिनों की समान प्रजातियों की उपस्थिति है। क्या है आधार है, मतलब ये किस आधार पे कहा जा रहा है ये बात कि कभी गंगा यमुना में या फिर यमुना सतलुज यमुना में या फिर जो गंगा सिंधु में मतलब इसके विपरीत स्थानांतरित है, ये किस आधार पे कहा जा रहा है? तो ये इसका जो प्रमाण है ना, ये सिंधु और गंगा दोनों नदियों प्रणाली में डॉल्फिनों की समान प्रजाति की उपस्थिति के आधार पर यह बात कही जा रही है, ठीक है। वह 32 नंबर की प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति विद्या में रिक्त स्थान क्या दर्शाता है? प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति विद्या में रिक्त स्थान मतलब इम्प्टी सीट क्या दर्शाता है? तो बुद्ध का ध्यान। प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति विद्या में जो रिक्त स्थान होता है ना, किसको दर्शाता है? ध्यान को दर्शाता, बुद्ध के ध्यान को दर्शाते हैं। 33 क्या है कि निम्नलिखित नदियों के प्राचीन और आधुनिक नामों के युग्मों में से कौन से कथन सही सुमेलित हैं? तो केवल 3 सही सुमेलित है कि परुष्णी नदी किसके तट पे है? तो रावी नदी, परुष्णी नदी जो है ना किसके तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है, ठीक है। कूट का प्रयोग आधुनिक कौन सा? परुष्णी नदी का आधुनिक नाम है रावी नदी, तो इसके आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि 34 नंबर क्या है? अमरावती स्तूप और उसकी उद्भव मूर्ति कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अमरावती स्तूप के बारे में क्या है? तो कोट सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 3 सही है कि यह निचली कृष्णा घाटी में स्थित है, मतलब दक्षिण भारत की बात है। अमरावती स्तूप विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में अमरावती है, तो वहाँ की बात हो रही है। तीसरा नंबर है कि उस क्षेत्र में मतलब है कि अमरावती मतलब सीधे नहीं कि अमरावती में कोई कला होता है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में भी फैला होता है। जैसे मिथिला पेंटिंग है तो केवल मधुबनी में नहीं है बल्कि दरभंगा, समस्तीपुर में, यहाँ तक कि पटना में भी लोग बना रहे हैं। लेकिन प्रसिद्ध स्थल मिथिला क्षेत्र है, जैसे ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हो गया, सीतामढ़ी हो गया, तो ये सब इलाका पूरा प्रसिद्ध है, पूर्णिया हो गया। अब क्या करा है कि अमरावती स्तूप और उसकी उद्भव मूर्ति कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 1 और 3 सही हैं। यह निचली कृष्णा घाटी में स्थित था, सही बात है। और अमरावती मूर्तिकला शैली का परवर्ती दक्षिण भारतीय मूर्तिकला पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसकी रचनाओं को श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया ले जाएगा। देखिए अमरावती का जो बुद्ध की मूर्ति जो था ना, अमरावती स्तूप मतलब बुद्ध की मूर्ति ही बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये बुद्ध से कोई संबंध नहीं है। अमरावती की जो मूर्ति कला है ना, ये कालांतर में श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया का जो देश है ना, वहाँ पे भी ले जाया गया था। 35 क्या है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में राजा और उसकी वंशावली के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं कर रहा है, तो केवल 2 सुमेलित नहीं है कि उदयन, जेरल, चोल, ये गलत बात है। बाद में देखिए सेनगुट्टवन का मतलब था चेर, मतलब चेर की वंशावली का क्या नाम था? तो सेनगुट्टवन। और पांड की वंशावली क्या था? तो नेदुनजेलियन, तो ये याद कर लीजिएगा उसको। इसके बाद 27 नंबर क्या है कि भारत में स्थानीय मान पद्धति मतलब प्लेस वैल्यू सिस्टम के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि कौन से सही है? तो 1, 2, तीनों सही है कि भारत में स्थानीय मान पद्धति का सर्वप्रथम उत्कीर्ण अभिलेख उपयोग गुजरात की मनकनी पट्टियों जो 595 से 596 AD मतलब ईस्वी में मिलता है, ये बात सही है। 9वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान समान हो जाते हैं, ये बात भी सही है। तीसरा क्या है कि साउथ ईस्ट एशिया में संस्कृत के उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मिलते हैं, ये बात भी सही है।
28 नंबर क्या है कि हड़प्पा नगरों में पुरातात्विक खोजों के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो 1 और 2 सही है, 1 और 2। इसमें देखिए, इसमें बहुत हेर फेर है, 1 2 सीधा सीधा नहीं है, इसी को कहते हैं यूपीएससी का प्रश्न। ये ऑप्शन है, फिर उसको यहाँ पे सेटिस्फाइड कराया गया है, फिर यहाँ पे दिया गया है। कह रहे हड़प्पा नगरों में पुरातात्विक खोजों के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। क्या है? 1 और 2। ये तो सही है कि पहले ये तीनों है क्या स्टेटमेंट? तो घरों में तकली की प्रचुर उपलब्धता है किंतु चरखे अनुपलब्ध है। ये अभी स्टेटमेंट पढ़िए पहले। दूसरा है कि असंख्यित बाट और मापन पैमानों की खोज हुई है। तीसरा क्या है कि अपेक्षाकृत रूप से विस्तृत प्रांगण के चारों ओर अधिकतर पक्की हुई ईंटों से निर्मित घर मिले हैं जिनके अपने कुएं हैं, स्नान करने के चबूतरे हैं और बड़े कमरे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करें कि 1 और 2 से कथन 1 संकेत करता है कि कताई घर पर किया जाने वाला एक श्रम साध्य कार्य थी। ये बात सही है। दूसरा क्या है, कथन 2 हड़प्पा के लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार की ओर संकेत करता है। देखिए, वैज्ञानिक में जो हड़प्पा में जो है शहरीकरण आधारित, शहरीकरण पे शहर बसा हुआ था ग्रिड पद्धति से। तो और वहाँ पे जो भी प्रयोग होता है, मतलब वहाँ पे जो उस समय औजार प्रयुक्त होता है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि वे लोग भी वैज्ञानिक सोच की तरफ अपना जीवन, वैज्ञानिक सोच था उस समय भी, और ये वैज्ञानिक संकेत की ओर प्रेरित करता है, ये जो दोनों स्टेप्स दे रहे हैं जो स्टेटमेंट। वही 29 के एका आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो बारदोली सत्याग्रह भूराजस्व की वृद्धि के विरुद्ध एक अभियान था, जबकि एका आंदोलन लगान की अत्यधिक वसूली के विरोध में था। ठीक है। देखिए, बारदोली सत्याग्रह हुआ था कहाँ पे? तो यह होता है गुजरात के बारदोली में, जिसका नेतृत्व कौन किए थे? इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। और फिर एका आंदोलन हुआ था यूपी में, और वहाँ पे उसका नेतृत्व कौन किया था उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट या कितने लोग इसको कमेंट करके बता पाते हैं। चैलेंज है आप लोगों को। तीसरा नंबर क्या है कि ऋग्वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल क्या है? तो इसका 1 और 3 सही है। क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सी समर्थन करती हैं? पहले तो स्टेटमेंट सुनिए कि कूपों से की जाने वाली सिंचाई ने कृषि को प्लवनीय मैदान और नदी किनारों की पट्टियों से दूर वर्तमान पंजाब और हरियाणा के मैदानों में विस्तृत होने का अवसर दिया, जहां भूमिगत जल स्तर सतह के पर्याप्त समीप था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कूपों से पानी निकलने के लिए भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग किया था। पशु शक्ति मतलब होता है कि एक तो रस्सी लगा होता है और चारों ओर मवेशी मतलब बैल को विशेष रूप से घुमाया जाता है और पानी इस पर निकलता रहता है और पानी फिर कियारी बना के, जो पहले गांव घर में उपयोग होता था, कियारी के माध्यम से फिर खेत पटाया जाता था, सिंचाई होता था। देखिए, अब क्या करें, उसके कौन सा समर्थन करता है? ये दोनों स्टेटमेंट का समर्थन कौन करता है? तो 1 और 3 करता है। क्या है कि ऋग्वेद में पानी निकालने के लिए अस्म चक्र मतलब पत्थर की घिरनी और आहाव पट्टी से कसा हुआ लकड़ी का डोल के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। सही बात है। तीसरा क्या है कि ऋग्वेद से पहले भी भूमि को जोतने और गाड़ियों को खींचने के लिए बैल के उपयोग का इतिहास मिलता है। ये बात भी सही है। ठीक है। ऋग्वेद से पहले कौन था? वेद मतलब ऋग्वेद से पहले था कौन? हड़प्पा सभ्यता। तो उस समय भी इसके प्रमाण इसका मतलब मिला है, इसकी बात कर रहा है। 21 क्या है कि निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल से मेल खाता है? तो कर्नाटक संगीत के जो राग है ना, उसका हिंदुस्तानी संगीत राग बिलावल से मेल खाता है। कौन? तो धीर शंकराभरण राग। धीर शंकराभरण राग जो है ना, ये कर्नाटक संगीत से मेल खाता है, और धीर शंकराभरण राग जो है ये हिंदुस्तानी संगीत की शैली है, राग है। बस क्या है कि हिल्टन, ये क्वेश्चन देखिए VVI है और ये किसी PCS एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। हिल्टन यंग कमीशन द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपये स्टर्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कारण से अंगीकार किया था? अंगीकार का मतलब स्वीकार करना होता है। तो भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में सहायता देना और भारत की ऋण पात्रता मतलब क्रेडिट वर्थनेस को बनाए रखने के लिए इसका ये एक्सचेंज रेट को अपनाया गया था। 23 क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहले तो कथन सुन लीजिए। पाली ग्रंथों में कहापन, निखा, कंस और काकनिका जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्कों के पुरातात्विक प्रमाण द्वारा होती है। इन सिक्कों में से अधिकांश चांदी से बने हैं। देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में किन से संबंध है? तो किन से संबंध है? तो 1 और 2 दोनों से। ये शहरी जीवन के उद्भव से संबंध है, शहरी जीवन के उद्भव से भी संबंधित है,
और मुद्रा अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण से भी संबंधित है। ठीक है, अब क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में नागर शैली के शिखर हैं? किस मंदिर में नागर शैली, नागर शैली का जो मंदिर होता है ना, ये नॉर्थ इंडिया में होता है, अपना उत्तर भारत में, और जो द्रविड़ शैली होता है ये होता है दक्षिण भारत में। और जो बीच वाला शैली है उसको भी किसी दूसरा नाम से शायद गोथिक तो नहीं कहा था, एक और अन्य नाम है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके नाम से उसको जाना जाता है। बीच वाला एक तो अलग नाम है। तो क्या करा है कि नागर शैली के शिखर किस में है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में। ठीक है, अब क्या करा है कि निम्नलिखित दशावतार मंदिर ये संभवतः झांसी में है, इसीलिए वहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में देखिए ये पूरा तीनों मंदिर जो है ना ये नॉर्थ इंडिया में, इसलिए वहाँ पे द्रविड़ शैली का होगा। और ये दशावतार मंदिर ये संभवतः वहाँ पे झांसी में है, देवगढ़ में, तो इसलिए नॉर्थ इंडिया में होगा, तो इसलिए यहाँ पे नागर शैली है। क्या कि जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व के 4 मुख्य रूपों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कि जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व के 4 मुख्य रूपों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जैन धर्म में ना यक्ष या अर्धदेव के बारे में नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर भी है, मनुष्य है, पशु और पादप है, लेकिन यक्ष मतलब अर्धदेव नहीं है। 26 क्या है कि बाघ गुफाओं में विद्यमान हल्लीसालस्य चित्र क्या प्रदर्शित करता है? तो बाघ गुफा में जो हल्लीसालस्य चित्र है ये एक आनंदमय लोक नृत्य को प्रदर्शित करता है। क्या? एक आनंदमय, देखिए हल्लीसाय मतलब उसको ऐसे समझते हैं याद करने के लिए, हल्लीसाय मतलब हुलास मतलब हंसने वाला चीज़, तो आप किसको देख के हंसते हैं? तो आनंदमय लोक नृत्य को देख के हंसते हैं, तो इस टाइप को उसको याद रख सकते हैं। 16 क्या है कि रिनको स्टाइलिस रेटूसा फॉक्सटेल आर्किड के बारे में, मतलब रिनको स्टाइलिस रेटूसा जिसको फॉक्सटेल आर्किड भी कहा था, के बारे में विभिन्न कथनों में विचार कीजिए। तो 1 और 3, यह एक अधिपादपीय ऑर्किड है, ये भी सही बात है। और तीसरा क्या है कि यह अरुणाचल प्रदेश और असम का राजपुष्प है, ये दोनों सही बात है। ये गलत बात है 2 नंबर की, यह पूर्वोत्तर भारत की स्थानिक जातीय स्पीशीज है, ये बात गलत है। अब क्या है कि 17 नंबर क्या है कि ताई अहोम राज्य द्वारा निर्मित और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित मोईदामो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ताई अहोम राज्य था कहाँ पे? तो असम में। ताई अहोम राज्य द्वारा निर्मित और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित मोईदामो अभी यही हाल ही में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया, मोईदामो को। क्या है, कौन से कथन सही हैं? देखिए, तो मोईदामो क्या होता है ना कि 3 करें कि वे राजवंश, रॉयल और अभिजातों के समाधि, मतलब मोईदामो जो था ना ये एकदम हैवी, जो टॉप क्लास के लोग होते हैं ना उसके समाधि स्थल था, एकदम बड़ा, थोड़ा बढ़िया टाइप के बनाया जाता था कि बिल्डिंग मकान, और वहाँ पे उसको समाधि बनाया जाता था, उसको मोईदामो कहा जाता है असम में। ठीक है, जिससे होता है ना कि इस्लाम में होता है कि भाई कब्र बनाया जाता है तो उसके ऊपर घर भी बना दिया जाता है। हिंदू धर्म में भी कोई लोग अपने पिताजी के जो उसका समाधि होता है तो उस पर मंदिर बना देते हैं, गांव घर के इलाका में देखते होइएगा आप लोग। तो यही होता है मोईदामो कि वहाँ पे उसको एक घर बना के विशेष डिजाइन का हो जाता है और उसमें उसको समाधि किया जाता है। 18 नंबर क्या है कि फ्रांस में जून 2025 में आयोजित UN महासागर सम्मेलन UNOC में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने समुद्री और महासागरीय मुद्दे, विशेष रूप से समुत्थानशील आजीविका और ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन हेतु संधारणीय मत्स्य पालन और जल कृषि पर सशक्त विचार व्यक्त किए। क्या है कि FAO द्वारा मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रस्तावित बेहतर 4 बेटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सा संयोजन सही है? तो क्या है कि बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से प्रेरित है। क्या FAO ने क्या संयोजन दिया है कि बेहतर उत्पादन होना चाहिए, उसमें बेहतर पोषण भी होना चाहिए, बेहतर पर्यावरण होना चाहिए और बेहतर जीवन भी होना चाहिए। ठीक है, 19 नंबर क्या है? तुर्काना झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तुर्काना झील के बारे में तो 1 और 3 से क्या है कि यह विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है। ठीक है, 3 क्या है कि यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है और इसे जेड सागर के रूप में भी जाना जाता है। अब कहाँ पे है तुर्काना झील, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग को देखते हैं कौन कौन बता पाता है, सर्च मार के भी बताते हैं कि नहीं बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत में प्रथम प्लान बीबो प्रमाणित वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जनों का न्यूनीकरण REDD+ परियोजना है? तो क्या है, तो खासी पहाड़ी समुदाय REDD+ परियोजना सिक्किम मामले कामरांग परियोजना है।
क्या करें ये कुछ ये कहें खासी समुदाय द्वारा ये खासी पहाड़ी समुदाय की परियोजना है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन से प्रथम प्लान बीबो प्रमाणित वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन का न्यूनीकरण, वन के काटने से और वन के घटने से जो उत्सर्जन हो रहा है उसके न्यूनीकरण के लिए कौन परियोजना है? पहला तो खासी पहाड़ी समुदाय परियोजना है। ठीक है, खासी है मेघालय की पहाड़ी है खासी, तो वहीं पे ये परियोजना संचालित हो रहे हैं। 13 नंबर क्या है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में तो 1 और 2 सही है कि इस जलवायु को आर्द्र उष्णकटिबंधीय तटीय जलवायु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सही बात है, क्योंकि वहाँ पे तट है। दूसरा है कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। कौन सा उत्तर सही है? तो ये सही बात है, दोनों सही बात है। 14 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक लक्षण अथवा परिघटना भारतीय प्रायद्वीपीय खंड से संबंधित हैं? तो 1 और 2 संबंधित हैं कि टेक्टोनिक क्रियाओं के कारण पश्चिमी तट के भागों का जलमग्न होना। सही बात है। दूसरा क्या है कि अपशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएं जैसे वेलिकोंडा पहाड़ियों और महेंद्रगिरी पहाड़ियों की उपस्थिति, ये बात भी सही है। अब क्या कर रहे हैं इसमें देखिए, भारत में 15 नंबर क्या है कि भारत सरकार के सागरमाला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। भारत सरकार का सागरमाला कार्यक्रम है, तो कह रहा है कि उपयुक्त कथनों के बीच में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए ये भी क्वेश्चन में क्वेश्चन है, फिर 1 और 2 सही है, मतलब ये दोनों तो सही है, लेकिन उसका पहला स्टेटमेंट सुनिए। कह रहा है कि सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य लागत प्रभावी और संधारणीय तटीय अवसंरचना के माध्यम से पतन आधारित आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। ये तो इसे देखने में सही लग रहा है, लेकिन फिर अगला स्टेटमेंट देखते हैं। सागरमाला कार्यक्रम की सफलता वैश्विक पतन रैंकिंग में सुधार के साथ ही तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग पोत परिवहन में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि में परिलक्षित होती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि सागरमाला 2.0 का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की भविष्य दृष्टि विजन के अनुरूप एक वैश्विक समुद्री नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि इसमें 1 और 2 सही है कि कथन 2 कथन 1 में परिकल्पित रणनीतियों की प्रभाविता को अभिपुष्ट करता है, मतलब उसकी पुष्टि करता है, बताए थे, ये दोनों सही है। और कथन 3 कथन 1 के लक्ष्यों के भविष्य उन्मुखी नवाचार ढांचे में अंतः स्थापित करने के माध्यम से उन्हें विस्तारित करता है। ये मतलब तीनों कथन सही है, लेकिन कौन क्या करता है ये मतलब 1 2 इसमें सही है। ठीक है, फाइनली आंसर। 8 नंबर क्या है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में करें। NMSA के अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास पहल के उद्देश्यों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 3 सही है कि इंटीग्रेटेड कृषि प्रणालियों के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना और जलवायु संबंधी जोखिमों का न्यूनीकरण करना है। ठीक है। 9वां नंबर क्या है कि वैश्विक वस्त्र उद्योग में एरी रेशम के लिए ओकोटेक्स प्रमाणन ओकोटेक्स सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 1 और 2 दोनों है कि यह भारतीय निर्यातकों को रसायन मुक्त उत्पादों को अधिक महत्व देने वाले उच्च स्तरीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। सही बात है। यह पुष्टि करता है कि एरी रेशम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरणीय और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है, जिससे प्रीमियम पर्यावरण सचेतन बाजारों में इसे प्रवेश का अधिकार मिलता है। ये बात भी सही है। मतलब भारत में जो कोई चीज़ को ब्रांडिंग मिलता है ना, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका डिमांड बढ़ जाता है, या कोई एक स्टेट में ब्रांडिंग होता है तो दूसरे राज्य में उसका मांग बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उस प्रोडक्ट को ब्रांड हो गया, लोगों को विश्वास हो गया, तो जो रॉयल लोग होते हैं या बिजनेस के लिए उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि उसकी ब्रांडिंग हो जाती है। 10वां नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले जहाज़ों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करना होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 72 BPSC जो होगा तो उसमें देखेगा कि हॉर्मुज का एरिया जो है, मतलब पश्चिम एशिया के जो एरिया है, हॉर्मुज स्ट्रेट या रेड सी, ये दोनों से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, जैसे UPSC में पूछा गया था। 4 देश दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन सा देश को जो जहाज अपना भेजेगा तो उसको हॉर्मुज स्ट्रेट से आना ही होगा। तो ये उसका जो मैप देखिएगा ना, तो मैप में पता चलेगा कि कतर को और साथ ही बहरीन को, जो GCC का दोनों मेंबर है, उसको हॉर्मुज स्ट्रेट से आना ही होगा, जबकि सीरिया और मिस्र जो है ना, ये रेड सी से होकर आ सकते हैं। आप लोग मैप में उसको सही से देखेगा। इसके बाद कर रहा है कि तुंगराहुआ ज्वालामुखी, जिसे वर्ष, ये भी फेमस क्वेश्चन है, तुंगराहुआ ज्वालामुखी 2025 में यूनेस्को द्वारा एक वैश्विक भूउद्यान ग्लोबल पार्क घोषित किया, भूउद्यान मतलब ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया। किस देश में स्थित है? ये इक्वाडोर में स्थित है, याद कर लीजिएगा। तुंगराहुआ ज्वालामुखी तो इक्वाडोर में है, तुंगराहुआ ज्वालामुखी तो इक्वाडोर में स्थित है। 12 नंबर है कि माधव नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो माधव नेशनल पार्क 1 और 2 दोनों सही है। इसे वर्ष 2025 में भारत का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। माधव नेशनल पार्क कैसा है? मध्य प्रदेश में। ठीक है।
इसके बाद देखिए सांग सागर जिसे रामसल स्थल के रूप में नामित किया गया है, इसे नेशनल पार्क के इस मतलब सांग सागर के भीतर ये पार्क स्थित है, मतलब माधव नेशनल पार्क, ठीक है। सांग सागर जिसे रामसल अच्छा सांग सागर जो है ना ये नेशनल पार्क के भीतर है, मतलब माधव नेशनल पार्क के भीतर में है सांग सागर, शो कर रहे हैं। और इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है, ये बात गलत है, ये केवल मध्य प्रदेश में है। चौथा नंबर क्या है कि बिजिंझम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पतन भारत के समुद्री व्यापार और सौहार्द तंत्र लॉजिस्टिक नीति में संरचनात्मक परिवर्तन को किस रूप में निरूपित करता है। बिजिंझम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देखिए केवल 3 है कि अपनी प्राकृतिक गहराई, डीप ड्रॉफ्ट और रणनीतिक अवस्थान का लाभ उठाते हुए विदेशी यानांतरण ट्रांसशिपमेंट पतनों पर निर्भरता को कम करना, राजस्व बनाए रखने को बढ़ाना और क्षेत्रीय समुद्री व्यापार में भारत को पुनः स्थापित करना, ये बात उसकी सही है। अब आप लोगों को बताना है कि बिजिंझम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बिजिंझम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पोर्ट जो है ना वो भारत के किस राज्य के तट पे है। क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो भाई इतना तो बनता है कि थोड़ा सक्रिय होकर आप कमेंट इसको कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, तो ये आप लोगों को मैं छोड़ता हूँ। पांचवा है कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप की नदी को पहचानिए। सतलुज क्या है, तो इसमें सतलुज है कि इससे पहले सुनिए क्या क्या विशेषता बता रहा है। तो इसका एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है। कौन, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप की नदी को पहचानिए कह रहा है कि इसका एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है। कौन नदी है, अपन अनुमान करें, यह 3 देशों से बह के होकर जाती है। इसका उद्यम तिब्बत के पठार से होता है और यह सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कोई वितरिका नहीं है। देखिए यदि वितरिक 3 देशों से होकर तो ब्रह्मपुत्र भी जाता है, क्योंकि देखिए ब्रह्मपुत्र भी जाता है, सिंधु भी जाता है, तीस्ता की बात नहीं करते अभी। लेकिन देखिए इस सब का चैनल है अपना, मतलब चैनल का मतलब है कि सभी नदी जो है ना बटा है कुछ कुछ क्षेत्रों में, लेकिन सतलुज ऐसा नदी है जिसका एक भी चैनल नहीं है। चैनल का मतलब एक भी वितरिका उसका बना बटा हुआ नहीं है। तो इसलिए पूर्ववर्ती का मतलब जो हिमालय के निर्माण से पहले जिस नदी का निर्माण हुआ है उसको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। और ये भी 3 देशों से, तिब्बत से भारत और पाकिस्तान में जाके मिलती है, तो ये भी हो गया। और इसका उद्यम तिब्बत में, तो ये पता चलिए गया। और इसकी कोई इसका सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका कोई सतलज नदी का इतना डिस्टेंस तय करता है लेकिन इसका कोई चैनल नहीं है, मतलब कोई वितरिका नहीं है, कहीं पे ये बटा हुआ नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। छठा नंबर देखिए भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं की बात पूछ रहे हैं, तो 2-3 सभी भारतीय राज्यों में राजस्थान सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, गलत बात है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश, किसके साथ, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन करते हैं। अच्छा राज्यों में पूछ रहा है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन करता है सबसे ज़्यादा लंबी, तो इसे तो देखा जाए तो मतलब बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बनाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने की बात की जाए तो इसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अभी इसको कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे दक्षिण भारत का कोई राज्य हो सकता है। सभी भारतीय राज्यों में से राजस्थान सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। राज्य की बात करें ऐसे देखना पड़ेगा हमको भी, क्योंकि यूपी भी हो सकता है शायद। सिक्किम एकमात्र राज्य है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, सिक्किम एकमात्र राज्य है जो केवल एक अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ये बात भी गलत है। सिक्किम के साथ साथ त्रिपुरा, सिक्किम के साथ साथ जो ना मेघालय जो है ये भी केवल एक राज्य से सीमा साझा करता है। किसके साथ है, सिक्किम एकमात्र राज्य केवल एक अन्य भारतीय राज्यों के साथ सीमा करता है, ये बात भी गलत है। एक मेघालय भी है, सिक्किम तो है ये है पश्चिम बंगाल के साथ, एक मेघालय जो है ना ये भी केवल असम से सीमा साझा करते हैं, तो ये भी हो जाएगा। मंगोलिया से प्रत्येक वर्ष नागालैंड के दोयंग झील में अमूर बाजों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मंगोलिया से प्रत्येक वर्ष नागालैंड के दोयंग झील में अमूर बाज, बाघ का नाम है अमूर बाज, के आगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके बाद है कि ये केवल एक कथन सही है, कौन है, तो यह दर्शाता है कि कैसे निरंतर स्थानीय संरक्षण प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षियों के आगमन और संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए भारत में यदि कोई वेटलैंड झील को साफ सफाई रखा जाता है या यहाँ पे प्रकृति अनुकूल वातावरण बनता है तो बाहर के जो पक्षी होता है ना वहाँ पे आता है अपना समय व्यतीत करने के लिए, मतलब मौसम के अनुसार से। तो इसको लेकिन यदि वहाँ पे इस सिचुएशन ठीक नहीं रहेगा ना तो फिर ये नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि यह उन्नत ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी की वैश्विक सफलता को दर्शाता है जो प्रवासी पक्षियों को अपने प्रवास स्थल पर वापस जाने का मार्ग दिखाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पक्षी के आने जाने में कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होता है, वो स्वयं अपना टेक्नोलॉजी यूज करके आता है जो नेचुरल है।
तीसरा कि यह पुष्टि करता है कि अमूल बाजू ने अनुकूल प्रवास संबंधी परिवर्तनों के कारण भारत को अस्थायी निवास, गलत बात है, अस्थायी निवास के रूप में नहीं आता है, केवल मौसम में आता है, अपना विशेष मौसम में आता है वो। पहला क्वेश्चन देखिए, अब पहला तो अंतिम में ही देखेंगे, पहले देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु अनुकूल के संदर्भ में मैंग्रोव गरान का हिंदी नाम इंग्लिश नाम मतलब मैंग्रोव इकोसिस्टम के संरक्षण हेतु तर्काधार की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। तो केवल 3 कि ज्वारीय लहरों को सहन करने तथा जैव मात्रा मतलब बायोमास संसाधनों को उपलब्ध करवाने के माध्यम से मैंग्रोव प्राकृतिक जैव ढाल, वायुशील के और ग्रामीण समुदायों के लिए जीविका के आधार के दोनों के रूप में कार्य करता है। ये बात क्या है, तो ये सही है। मतलब मैंग्रोव वन जो होता है ना वो झाड़ी जैसे देखने में लगता है, और ये समुद्र की जो लहर आता है ना गांव के तरफ समुद्री तट में जब प्रवेश करता है साइक्लोन के टाइम में, विशेष रूप से ज्वार के टाइम में, तो ये उसकी तीव्रता को कम कर देता है। साथ ही ये बायोमास भी उपलब्ध कराता है वहाँ के स्थानीय लोगों को। देखिए अब क्या कराएं, पहला नंबर ये तो तीसरा तो सही हो गया, ठीक है। अब ये गलती है क्या, तो मैंग्रोव ज्वारीय ऊर्जा को कम करते हैं और लवण जल को संचयन करते हैं तथा उन्हें लवणीय जल ज्वार नदमुख कटिबंध में धान की खेती के लिए आदर्श होता है। ये बात गलत है बिल्कुल, वो कुछ काम नहीं करते, जल को मतलब अलवन मतलब जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में बदलने का काम बिल्कुल भी नहीं करता है, तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा है कि उनकी लवण संवेदी जड़ें समुद्री जल को छानती है, इस प्रकार तटीय भूमि को अलवणीय जल कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित करने में घरानों की मुख्य भूमिका होती है। ये बात भी गलत है, ठीक है। अब क्या है कि दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर कि वेस्टर्न हुलॉक गिबनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वेस्टर्न हुलॉक गिबन, गिबन एक प्रकार के बंदर के प्रजाति टाइप के होता है और वो भी वृक्ष पे ही रहता है और इधर से उधर वृक्ष पे झूलता है। 1-2 क्या है, कौन सा सही है, तो ये 1-2 सही है कि पूर्वोत्तर भारत में एक अभ्यारण्य इस बानर जाति के हैं का घर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में लिस्टेड किया गया है। सही बात है। उनके पास विशिष्टतम बहुवन बैक्रिएशन की क्षमता है, जिससे वे आसानी से पेड़ों के बीच झूल सकते हैं। बैक्रिएशन मतलब पकड़ने की क्षमता होती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पकड़ने की क्षमता। बानर जाति के अधिकांश जो जीव होते हैं सब में इस प्रकार के कैपेसिटी पाए जाते हैं। तीसरा कि गोरिल्ला के भांति ये मजबूत और स्थूलकाय होते हैं। ये बात गलत है, इतना मजबूत नहीं होता है, इतना भारी भी नहीं होता है। अब क्या है कि पहला क्या है, अंतिम लास्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की अनुक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए कूट में से कौन से सही हैं, तो सही कौन सा है, तो 1-2 कथन। पहले तो स्टेटमेंट क्या है इसको देखिए कि भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के एक निर्णायक साधन है। उत्सर्जन विकास रणनीति जो है वो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए एक निर्णायक साधन है। अब अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए, दिसंबर 2024 में प्रस्तुत की गई भारत की चौथी द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट में 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 8% की कमी दर्ज की गई। ये बात इससे सही है। तीसरा नंबर की जलवायु अनुकूल मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट विकास अनिवार्य रूप से उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों की त्वरित और अल्पकालिक उपलब्धि पर निर्भर हैं। ये क्या है, 1 और 2, तो कथन 1 कथन 2 द्वारा अनुभाविक रूप से समर्थित है, मतलब ये दोनों सही है, समर्थित भी एक दूसरे से। कथन 3 कथन 1 में निहित दृष्टिकोण का खंडन करते हैं। देखिए ये क्योंकि देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मतलब 2070 तक मतलब ये दीर्घ काल की बात कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि सिर्फ मतलब क्या कर रहे हैं कम समय के लिए अनिवार्य रूप से मतलब अल्पकालिक की बात कर रहा है, तो इसीलिए ये एक दूसरे को खंडन कर रहा है, क्योंकि 2070 तक ये दीर्घकाल की परियोजना है और ये अल्पकाल की बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे को खंडन करते हैं, तो 1-2 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये पूरा हो गया 17वीं UPSC का 2026 का प्रीलिम्स का ओरिजिनल क्वेश्चन था। इसी को मैंने अपलोड किया है और इसी को मैंने अभी आप लोगों के समक्ष पढ़ा भी है। आप लोग अब इस पे जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसको आप लोग कमेंट करके अपनी सक्रियता की पहचान दे सकते हैं कि आप लोग सही में वास्तव में सही से सुन रहे थे और आप लोग इसके प्रति सीरियस हैं, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। और कुछ क्वेश्चन को मैं स्वयं कमेंट करके बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, और आप लोग भी बताइएगा, देखते हैं पहले कौन बता पाता है। जय हिंद, जय भारत।